हैज़ बीन डिसाइडेड कि हम लेआउट वाला पार्ट करेंगे साइड बाय साइड। हम ये जो आज स्टार्ट करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगिनिंग, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और मैं इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊँगा ताकि हमारा वो जो लेआउट वाला काम है ना, वो उधर ही चलता रहे। या यूँ करूँगा कि लेआउट वाली सारी वीडियोज़ उठा के एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मूव कर दूँगा और ये जावास्क्रिप्ट उसी की कंटिन्यूएशन में चलाऊँगा। ताकि दोनों मिक्स एंड मैच ना हो कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ना हो, तो आप स्ट्रेट अवे जावास्क्रिप्ट वाली सेक्शन में चले जाएँ और अगर आपको लेआउट देखना हो तो आप स्ट्रेट अवे लेआउट वाले सेक्शन में। तो आज से मैं वो जो लेआउट की एक्जिस्टिंग वीडियोज़ है ना, उस पूरी प्लेलिस्ट में 7 हैं 6 हैं, उनको मैं उठा के एक सेपरेट प्लेलिस्ट में मूव कर दूँगा और जावास्क्रिप्ट वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे हमने एचटीएमएल एंड किया था, ठीक है? सो नाउ जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट एंड व्हाई इट इज़? मतलब क्यों इस्तेमाल होता है जावास्क्रिप्ट? आप अगर किसी भी वेबसाइट को विज़िट करें ना, तो आपको बेशुमार जो वेबसाइट में काम है, जो इंटरैक्टिविटी है, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट से आती है। इंटरैक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपने स्लाइडर्स इस्तेमाल किए हैं, आपने अकॉर्डियंस देखे हैं, आपने मॉडल्स देखे हैं, किसी बटन पे क्लिक करें। लेट्स मी ओपन अप माय एक्जिस्टिंग डिजाइन सो दैट आई कैन टेल यू एग्जैक्टली व्हाट एंड व्हाई डू वी नीड टू टॉक अबाउट जावास्क्रिप्ट। सो अगर मैं क्लीनिंग की वेबसाइट पे जाऊं, यहाँ पे जाऊं, तो कैन यू सी दिस? ये जो स्लाइडर मूव कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन है। आप क्लिक कर रहे हैं और क्लिक पे आपको कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, कोई स्लाइड कोई घूम रही है, कोई टाइमर चल रहा है, कोई। और इसी तरह अगर आप इस पे क्लिक करें, कौन सी चीज और इंटरेक्टिव रखी हुई है हमने, हाँ, यहाँ पे क्लिक करें तो एक मॉडल पॉपअप ओपन होता है और वीडियो ओपन होती है। आप इस पे क्लिक करें तो वापस क्लोज हो जाता है। ये मॉडल, ये सारी की सारी इंटरेक्टिविटी पॉसिबल है विद द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप कहेंगे सर जी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़े बगैर ये सारे काम कर लिए हैं, तो फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ने की क्या जरूरत है? तो भाई ये तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो पहले से बूटस्ट्रैप ने ही जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हमें लिख के दे दिए हैं और हमें इन्हें यूज कर रहे हैं। अगर आपको कोई कस्टमाइज करना पड़े, कोई और चीज, कुछ स्पेशल बिहेवियर ऐड करना पड़े वेबसाइट पे, खुद इंटरेक्टिविटी ऐड करनी पड़े किसी बटन के क्लिक पे, कोई कलर चेंज करना पड़े, किसी चीज की विड्थ और हाइट चेंज करनी पड़े बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, वो दूसरा एक्सपैंड होकर ये क्या कर रहा है, खुल रहा है, ये एक्सपैंड होकर दूसरे को बंद कर रहा है, ये एक्सपैंड होकर ऊपर वाले को बंद कर रहा है, दिस इज इंटरेक्टिविटी। तो ये सारे काम अगर हमें कस्टमाइज करने हो, जैसे हमने पहले सीएसएस मैनुअल पढ़ी थी ना, कि खुद सीएसएस सारा कुछ लिखना, फिर हमने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया और बूटस्ट्रैप में क्या कहा, हमें बहुत सारे फंक्शंस पहले से मौजूद लिखे लिखाए मिल गए और हमने उनको यूज कर लिया। तो जावास्क्रिप्ट में उल्टा है। जावास्क्रिप्ट में हमने जावास्क्रिप्ट को पढ़े बगैर बहुत सारे प्री रिटन फंक्शन, जैसे बूटस्ट्रैप में प्री रिटन क्लासेस थी, जावास्क्रिप्ट में प्री रिटन पहले से लिखे लिखाए फंक्शंस मौजूद थे। क्यों? क्योंकि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था ना, तो हमने बूटस्ट्रैप की 2 फाइलें लिंक की थी, अगर आपको याद हो। एक फाइल हमने हेडर में लिंक की थी, व्हिच वाज सीएसएस, और एक फाइल हमने सबसे आखिर में लिंक की थी, व्हिच वाज bootstrap.bundle.min.js। ये जो bootstrap.bundle.min.js है ना, अगर मैं इसको हटा दूं, कंट्रोल एस कर दूं मैंने हटा के, और फिर अपने प्रोजेक्ट में जाके सेव करूं, तो डिजाइन सब कुछ ओके है, लेकिन ना तो ये स्लाइडर काम करेगा, ना ये काम करेगा, क्लिक कर रहा हूं नथिंग इज वर्किंग एट ऑल, ना ये काम करेगा। तो इसका मतलब है कि ये सारा मैजिक, जो इंटरेक्टिविटी पार्ट था, जो किसी एलिमेंट के क्लिक करने पे हमें रिस्पांस मिल रहा था, कोई स्लाइडर चेंज हो रहा था, कोई टाइमर, मुस्तकबिल में बहुत सारे ऐसे काम हम करेंगे, किसी बटन के क्लिक पे कोई कोई काम हो जाना, कोई हैपनिंग हो जाना, तो ये सारा का सारा अभी तक अगर पॉसिबल था तो किस वजह से था? हमने जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट बंडल है, जावास्क्रिप्ट बंडल का मतलब क्या है? जिस तरह सीएसएस की तरह बूटस्ट्रैप सीएसएस ऐड करें तो लार्ज नंबर ऑफ क्लासेस अवेलेबल हो जाती है ना, इसी तरह जावास्क्रिप्ट का बंडल ऐड करें तो जो बूटस्ट्रैप में पहले से डिफाइंड जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे में क्या हो जाएंगे? अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब आप मुझसे ये सवाल भी नहीं पूछ सकते, जैसे बूटस्ट्रैप में नहीं पूछ सकते कि सर अगर सब कुछ बूटस्ट्रैप सारी क्लासेस दे रहा है तो क्या हमें कस्टम सीएसएस की जरूरत है? तो अब आप इस बात का जवाब दें, जरूरत है या नहीं? है ना? तो अब आप ये सवाल तो नहीं पूछ सकते कि सर जावास्क्रिप्ट इतने सारे फंक्शंस पहले से बना के दे रहा है बूटस्ट्रैप, तो क्या हमें फिर जावास्क्रिप्ट सीखने की जरूरत है? तो इसका जवाब आप ही दें। जरूरत है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो कि बूटस्ट्रैप प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें खुद लिखनी पड़ेंगी, और वो कब आएंगी? जब जावास्क्रिप्ट आएगी। ठीक। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। जावास्क्रिप्ट में होता क्या है? इंटरेक्टिविटी। ठीक होगी बात। और हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन ऑब्वियसली डू इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करने के लिए
आपको किस चीज की जरूरत है? जावास्क्रिप्ट को अगेन आप तीन तरह से लिख सकते हैं। जैसे सीएसएस को तीन तरह से लिख सकते थे। इनलाइन सीएसएस, जिस टैग में आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उसी के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट दें और सारी सीएसएस लिखना शुरू कर दें। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा बैड समझा जाता है कि सारा कुछ एचटीएमएल के अंदर ही घुस जाएगा तो समझ ही नहीं आएगी जब बहुत ज्यादा स्टाइल ग्रो कर जाएगा। दूसरा तरीका था कि आप हेड टैग के अंदर आके स्टाइल का टैग लिखें और सारे स्टाइल इसी के अंदर सारी सीएसएस लिख दें। ये तरीका भी हमने देखा। और तीसरा ये था, जो कि अब तक हम करते चले आए हैं, कि आप स्टाइल की फाइल ही अलग बना लें और उस फाइल को क्या नाम दे दें, डॉट सीएसएस, और उसको यहाँ पे लिंक कर लें और फिर सीएसएस सारी उधर लिखते रहें, उसको इधर अटैच करते रहें, वो आपके इस पेज पे अप्लाई हो जाए। तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले चलेगी ब्राउजर के अंदर, और जावास्क्रिप्ट को भी इन्हीं तीनों तरीकों से लिखा जा सकता है। इनलाइन, फिर इंटरनल, यानी इस फाइल के अंदर के स्क्रिप्ट का टैग लिखें। जैसे सीएसएस हमेशा हेड में रखते हैं ना, जावास्क्रिप्ट हमेशा कहां रखते हैं? लास्ट में रखते हैं, बिफोर द क्लोजिंग टैग। और अगर आपको खुद अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो आप स्क्रिप्ट का टैग दें, और कुछ भी आप स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट कंसिडर होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कोई चीज भी स्टाइल के टैग के अंदर लिखते थे तो वो सारा का सारा क्या ट्रीट होता था? स्टाइल, यानी सीएसएस ट्रीट होता था। स्क्रिप्ट के टैग अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या ट्रीट होगा? जावास्क्रिप्ट। तो आप यहां कर सकते हैं, लेकिन हम यहां नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब जावास्क्रिप्ट का कोड भी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट एक ही फाइल में, दैट माइट अगेन एक्चुअली कंफ्यूज यू। हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, और दिस टाइम ये फाइल किस में बनाएंगे? यस, जावास्क्रिप्ट। आज तक ये फोल्डर खाली था, बेचारा यतीम था, तो आज जरा इसका, यतीम नहीं, बेऔलाद था, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल को नाम नाम अगेन कुछ भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ जी ऐप डॉट जेएस। फाइल को नाम कुछ भी दे सकते हैं, मेन डॉट जेएस कह दें, इंडेक्स डॉट जेएस कह दें। मैंने मेन डॉट जेएस कर दिया ऐप के बजाय। अब ये फाइल तब तक नहीं चलेगी जब तक मैं इसे लिंक नहीं करूंगा इंडेक्स के साथ सीएसएस की तरह। तो मैं लिंक करने के लिए सोर्स यानी स्क्रिप्ट दूंगा, और स्क्रिप्ट के साथ क्या दिया मैंने? सोर्स। और इस सोर्स में मैं पाथ दूंगा उस जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो मैंने अभी बनाई है। और जिस तरह सीएसएस में अगर बाकी सीएसएस की फाइल्स भी एडेड है और आपकी सीएसएस की फाइल भी एडेड है, तो आपकी सीएसएस फाइल कहां होनी चाहिए? सबसे एंड पे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास एक से ज्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं तो आपकी जो कस्टम जावास्क्रिप्ट की फाइल है, दैट शुड बी द लास्ट वन। ठीक, सिंपल। तो अब हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे आज से, टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारी फाइल सही लिंक हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। आप सिंपली यहां एक चीज लिखें, अलर्ट, और यहां पे लिखें, कुछ भी लिख दें, हेलो। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा ना, ओह, ये आ गया हेलो। यस, इसका मतलब है कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है। तो अब जावास्क्रिप्ट में करते क्या है, आपको ये भी समझ आ गया। इंटरएक्टिविटीज ऐड करते हैं। अब हमने जितना काम भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड करना है वो यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की कुछ बेसिक चीजें हम देख लेते हैं ताकि हमें जावास्क्रिप्ट को करने में थोड़ी सी आसानी हो। जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइंड है। फंक्शन मैं किसको कहता हूँ? कोई भी पीस ऑफ फंक्शनैलिटी। मिसाल के तौर पे मुझे ये पॉपअप दिखाना है, आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी बटन पे क्लिक करें तो आपको एक मैसेज आता है कि, या कोई वार्निंग मैसेज आती है, ठीक है, तो आप उसको देते हैं जी, प्लीज सबमिट योर ड्यूज विद इन। किसी स्कूल कॉलेज की वेबसाइट विजिट करें और आपने फीस ना दी हो, तो वो टाइम जब ओवर हो जाए तो आप वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वो आपको ये आता है, प्लीज सबमिट योर ड्यूज विद इन टाइम। तो ये जो ये एक पॉपअप या डायलॉग बॉक्स दिखा है ना, इसको हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ये एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है, एक छोटा सा काम है ना, कोई हमने परफॉर्म करना है। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट में पहले से स्टेटमेंट्स मौजूद है। आप उन स्टेटमेंट को इस्तेमाल करें और गेट योर जॉब डन विद दैट। तो ये जो छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं फंक्शन कॉल्स। क्या कहते हैं?
यानी एक फंक्शन है या एक फंक्शनैलिटी है जो पहले से जावास्क्रिप्ट में लिखी पड़ी है, आप उस फंक्शनैलिटी को कॉल करें और आपका काम हो जाएगा। तो जब भी मैं आई रिपीट, जब भी मैं कोई भी लफ्ज लिखकर साथ में उसके फौरन बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स दे दूं, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कॉल है। ये क्या है? बता दिया फंक्शन कॉल क्या होता है। कोई पीस ऑफ फंक्शनैलिटी है जो कि बिहाइंड द सीन डिफाइंड है। आप वो फंक्शन कॉल करेंगे तो उसके मुताबिक उसके अगेंस्ट वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जाएगी। समझ आइए बात? तो ये अलर्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो किस लिए इस्तेमाल होता है? यूजर को वेबसाइट पे कोई अलार्म देने के लिए, कोई इंटीमेशन देने के लिए, कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोई वार्निंग देने के लिए, ठीक? फिर अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर जगहों पे ये पूछता है, आप जब किसी सॉफ्टवेयर या किसी वेब एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं तो वो आपसे मैसेज पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट इट? तो यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक और बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं कंफर्म। अब जरा गौर से देखिएगा। अब जब मैंने ये किया तो उसने मुझे यहां तो कुछ नहीं दिया, लेकिन बटन कितने दे दिए? अलर्ट के केस में कितने थे? अलर्ट के केस में कितने थे? इसका मतलब अलर्ट का मतलब है आपने यूजर को मैसेज दे दिया, पैगाम दे दिया, वार्निंग दे दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स इट, ओके। अगर आपने यूजर से दो चॉइसेस में से कोई एक पूछनी है, यार क्या करना चाहते हो, जब आप डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स आता है, आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? तो फिर आपसे पूछता है, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ओके प्रेस करते हैं, नहीं डिलीट करना चाहते तो कैंसिल प्रेस करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है दैट इज कंफर्म। और अगर आप इसके बीच में कोई मैसेज लिख दें, आर यू श्योर टू डिलीट, आप इसे कैंसिल करें या आप इसे ओके करें। अभी आपको कुछ नहीं फील होगा, लेकिन कैंसिल और ओके जाहिर है दोनों का डिफरेंट मतलब है। तो सिर्फ क्या बता रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट में जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनका क्या इस्तेमाल है और वो कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समझ आ गई बात? अब सपोज 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 मैं कोई गलती करता हूं जानबूझ के, या जाहिर है बहुत सारे एरर्स करते हैं ना हम, जैसे एचटीएमएल सीएसएस में भी करते हैं। तो मैंने ये एंड वाली ब्रैकेट नहीं दी, तो एक तो लिया किसी ने मुझे इधर ही बता दिया कि यार ये एरर है। लेकिन अगर मैं यहां जाऊंगा तो मुझे आउटपुट में पता लगना चाहिए यार ये क्या एरर है और कहां पे एरर है, क्या एरर है और कहां पे एरर है। तो एचटीएमएल में तो हम अगर किसी चीज को देखना चाहते थे कि ये पैडिंग उठा रहा है नहीं उठा रहा, मार्जिन ले रहा है या नहीं ले रहा, तो कैसे करते थे? इंस्पेक्ट। जावास्क्रिप्ट में एरर आएंगे तो फिर भी आपको कहां जाना पड़ेगा? इंस्पेक्ट में। लेकिन यहां ये एलिमेंट्स के बजाय आपको कहां जाना पड़ेगा? कंसोल में। यहां आपको वो सारे एरर्स दिखाएगा। तो अगर आप अभी के लिए देखें तो उसने कहा जी अनकॉट सिंटैक्स एरर, मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, ये नजर आ रहा है, मिसिंग ब्रैकेट आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट। और ये किस फाइल में है ये भी बता रहा है, मेन डॉट जेएस। लाइन नंबर कौन सी है ये भी बता रहा है, लाइन नंबर 1 में। तो हम जितने भी एरर्स देखेंगे वो कहां देखेंगे? कंसोल पे। और कंसोल कैसे आएगी? वही उसी तरह राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, ये जैसे एचटीएमएल की इंस्पेक्शन करते थे इसके साथ ही हमें कंसोल मिल गया। समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं कोई एरर देखना हो, कोई टेस्ट के लिए कोई चीज, कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी हो, तो वो भी कंसोल पे करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में बात आएंगे। तो अब अगर मैं ये वापस एरर खत्म कर दूं तो यहां से भी कंसोल से भी एरर खुद बहुत खत्म हो जाएगा। ठीक। ये येलो कुछ वार्निंग्स वार्निंग्स होती हैं, आप इनको छोड़ दें, सिर्फ आप फोकस करेंगे इस पे, एरर्स पे।
नो एरर। ठीक। तो दिस इज जी कंफर्म। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखनी हो ना, ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप फंक्शन कॉल कहते हैं। अब आपको ये फंक्शन 2 दफा कॉल करना है, तो कोशिश करेंगे आप एक लाइन पूरी करने के बाद क्या दे दें, सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है कि यहाँ एक लाइन पूरी हो चुकी है, यहाँ एक स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है, यहाँ के बाद बेसिकली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो अब हमने क्या करना है, बहुत सारे जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हमने उन फंक्शंस को बहुत ज्यादा करना है, पढ़ना है इसी तरह। तो ये जब काम करेगा तो ये जाहिर है 2 दफा चलेगा। पहले जो स्टेटमेंट आएगी वो पहली दफा चलेगी, ओके करूंगा तो दूसरी दफा जो दूसरी स्टेटमेंट है वो दूसरी चलेगी, ओके करूंगा तो फिर आगे जाए। अब अक्सर ये होता है कि आपको ना यूजर से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। यानी आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट खुले तो यूजर को कहें जी कि वो अपना नाम और अपना फोन नंबर ऐड करे। तो इसका मतलब है यूजर से इनपुट लेना है आपको। तो उस केस में आप क्या करते हैं, उस केस में एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं और सिर्फ इसको रिफ्रेश करूं, अब जो डायलॉग बॉक्स आया है उसमें सिर्फ 2 बटन ही नहीं बल्कि साथ में एक इनपुट बॉक्स भी है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और ओके कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। अब आगे कुछ नहीं हो रहा, वो एक अलग कहानी है, वो जाहिर होगा जब कुछ करेंगे तो होगा। अभी तक हमने सिर्फ क्या कहा था कि एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाओ, उसमें यूजर से डेटा लो। यहां तक बात समझ आ गई? आप इसमें कोई मैसेज भी पास कर सकते हैं। अब आप जाएं तो ये आपको मैसेज भी देगा, इंटर योर कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉन्टेक्ट करें, ओके कैंसिल करेंगे, आगे कुछ नहीं होगा। अब मैं ओके करता हूं तो अगर आगे कुछ नहीं हो रहा तो फिर यूजर से नंबर लेने का फायदा होना तो ये चाहिए ना, मैं यूजर से नंबर लूं और कहीं जाके सेव कर लूं ताकि फ्यूचर में मुझे दोबारा उस यूजर के साथ कांटेक्ट करना पड़े, कोई मार्केटिंग करनी पड़े, उस तक कोई मैसेज भेजना पड़े। या यूजर से अक्सर लोग वेबसाइट के थ्रू ईमेल कलेक्ट करते हैं और उस ईमेल के थ्रू फिर वो मार्केटिंग वगैरह और बाकी मुख्तलिफ मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि यूजर जो भी डाटा एंटर करे उसे हम कहीं सेव कर लें? ऐसा तरीका होना चाहिए ना। सो दैट इज द प्लेस वेयर अनदर टर्म कम्स इनटू प्ले, कि हम कहते हैं जी कि यहां पे करो a इक्वल्स टू दिस। ये जो a है ना, ये कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये जो प्रॉम्प्ट है ना, ये क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स दिखाएगा जिसमें यूजर अपना डाटा एंटर कर सकेगा। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये यूजर डाटा एंटर कर दे तो इक्वल टू का मतलब ये है कि ये सारा डाटा जो यूजर से लिया जाए वो लेफ्ट साइड पे किस में स्टोर कर दे, ए में स्टोर कर दे। जैसे मैथ में लिखते हैं ना आप, लेट ए इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब यहां ये इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता। प्रोग्रामिंग में इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट। इक्वल टू का मतलब क्या है? अच्छा, बिहाइंड द सीन क्या होता है मेमोरी में, आपको नजर नहीं आता कंप्यूटर की मेमोरी में? कंप्यूटर की जो रैम है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स। कंप्यूटर की रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स। हर ब्लॉक कोई डेटा स्टोर करने की सलाहियत रखता है। जैसे ये देखें, दिस बिल्डिंग कंटेन्स मेनी रूम्स। हर रूम में आप कोई ना कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी स्टोर करें। ठीक। हर रूम का एक नंबर होता है और नंबर ना हो तो रूम के बाहर उसका नाम लिखा होता है ताकि पहचान हो।
तो जब भी हम ये लिखते हैं ना ए या बी या सी, तो इसका मतलब है कि हम मेमोरी में जाके उस ब्लॉक को एक नाम देते हैं। तो अब जो भी चीज यूजर से ली जाएगी, इक्वल टू का मतलब ये होता है कि इस चीज को इस ए में असाइन करो, और इस ए में असाइन करने का मतलब ये होता है कि मेमोरी में जाओ और सारे ब्लॉक में से जिस ब्लॉक को ए नाम दिया है ना, उसमें जाके वो डेटा रख दो। बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है। ठीक। तो अब जब भी आज के बाद मैं ये लिखूं ना कोई भी वेरिएबल, जिस जिस भी लफ्ज के साथ लिखा हो लेट, ये सिर्फ ए नहीं लिखते बल्कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, लेट से या वार से या कॉन्स्ट से। आप सिर्फ लेट फिलहाल याद रख लें, जब बाकी बाद में पढ़ूंगा। तो जब भी लेट लिखा हो, आई रिपीट, जब भी लेट लिखा हो और लेट के साथ कोई भी नाम हो, यानी ये ए भी हो सकता है, ये नम भी हो सकता है, ये नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट के साथ जो कुछ भी लिखा होगा उसे हम कहेंगे दिस इज अ वेरिएबल। दिस इज अ, और वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी में एक ब्लॉक का नाम। जैसे अभी मेमोरी के ड्रॉ करके दिखाया था ना, एक ब्लॉक का। तो राइट साइड पे जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब ये है कि यार ये तो क्या करेगा, यूजर को एक प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखाएगा, उसमें एक इनपुट फील्ड होगी, यूजर उसमें वैल्यू एंटर करेगा। तो अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं जब भी वो वैल्यू यूजर एंटर करे तो उसे कहां स्टोर कर दो, नेम के वेरिएबल में, यानी एक ऐसे ब्लॉक में, एक ऐसे रूम में जिस रूम का नाम क्या है, नेम। या जिस रूम का नेम क्या है, मिसाल के तौर पे नम, कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं आप। समझ आ गई बात। तो ये क्या होगा, आपको पेरेंटली अभी भी कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन अब असल में मैंने नाम लिखा, ओके किया, तो ये जो यासिर है ये जाके स्टोर हो चुका है कहां पे, नेम के ब्लॉक में। तो मैंने बोला है कि जब भी हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, तो लेट का मतलब होता है कि मेमोरी में जाओ, कंप्यूटर की मेमोरी में जाओ और एक ब्लॉक रिजर्व करो, और उस ब्लॉक पे, उस ब्लॉक को ये नाम दे दो। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि मैंने यूजर से डेटा लिया और इसे स्टोर कर दिया मेमोरी में, क्योंकि मेमोरी में डेटा स्टोर करने का तरीका यही है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं। अब मुझे क्या पता लगा, या क्या पता लगे कि मैंने जो यूजर से इंफॉर्मेशन ली थी वो स्टोर हुई है या नहीं हुई। तो मैं एक काम करता हूं, मैं लिखता हूं अलर्ट, और इसमें लिखता हूं नेम या नम। अलर्ट अभी आपको दिखाया है ना। अलर्ट का एक काम तो ये है कि अगर अलर्ट में मैं यहाँ कुछ भी लिख दूं ना, मिसाल के तौर पे हेलो, तो ये एज इट इज आएगी, यानी पहले प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट आई, मैंने इसे ओके किया तो साथ में क्या आ गया। यानी आप अलर्ट में जो कुछ भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाएगा। लेकिन अगर अलर्ट में कोई वेरिएबल का नाम लिखेंगे बगैर कोट्स के, बगैर सिंगल या डबल कोटेशंस के, तो ये अलर्ट कहेगा यार ये तो मुझे कोई वेरिएबल लग रहा है, क्योंकि ये कोट्स में नहीं है। तो ये कहेगा यार मैं देखता हूँ, चलो मेमोरी में इस नाम का कोई वेरिएबल है। अगर उसे उस नाम का वेरिएबल मिलेगा तो ये उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू को उठा के ले आएगा। लेट्स सी, पहले नंबर पे कौन सी लाइन आ रही है, ये वाली ना। ये चलेगी, खत्म होगी तो अगली जाएगी। तो मैंने कहा जी अच्छा, इसमें डाल दो जी यासिर अली। तो पहले अलर्ट बॉक्स में मैंने नाम लिखा, वो नाम कहाँ गया, मेमोरी में जाके सेव हो गया। फिर अलर्ट लिखा, अलर्ट ने कहा हाँ नाम क्या चीज है। उसने कहा अच्छा वेरिएबल है, मैं मेमोरी में देखता हूँ इस नाम का कोई वेरिएबल है या नहीं है। अगर उस नाम का कोई वेरिएबल होगा तो मेमोरी में से उठा के उसे क्या कर देगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक। लेकिन अगर इस नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, मैं इसको डिलीट कर दूं, अब अलर्ट के पास जाऊंगा,
तो अलर्ट कहेगा यार ये नम क्या है? अच्छा मेमोरी में देखता हूँ, वो मेमोरी में जाएगा उसको नम तो मिलेगा ही क्यों नहीं? क्योंकि नम कैसे क्रिएट होता है? लेट के साथ। लेट तो मैंने डिलीट ही कर दिया। तो फिर वो कहेगा यार अच्छा नम इज़ नॉट डिफाइंड। वो कहेगा भाईजान मैंने पूरी कोशिश की है, मेमोरी में जाके देखा है, मुझे नम कहीं भी तो इसलिए ये एरर ले लो, मुझे नम नहीं मिला, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से दिखाऊँ? तो वो कह रहा है नम इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा अब अगर मैं ये कर दूँ लेट नम। अब उसने कहा भाई नम क्या भला है? अच्छा यार मैं मेमोरी में गया, मैंने ढूँढा है, मुझे नम मिल तो गया है, लेकिन वो नम खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उस नम के अंदर कुछ भी नहीं है। समझ गए ना बात? ये कहानी है। तो अगर मैं प्रॉम्प्ट ना देना चाहूँ, मेमोरी में यानी अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ ना लेट नम, तो इसका मतलब ये है, ज़रा गौर से देख लें। मैंने सिर्फ लिखा लेट नम, तो इसने क्या किया मेमोरी में जाके कोई एक ब्लॉक रिजर्व कर लिया, ठीक है? अब मैं जाके रिजर्व कर लिया और मैंने ये लिखा लेट नम, तो इसने इसका मतलब ये हुआ कि ये नम के नाम से यहाँ पे एन यू एम एक वेरिएबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अंदर से ये क्या है? खाली है, कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स व्हाई वो मुझे कह रहा था अनडिफाइंड। तो अगर मैं ये कर दूं लेट नम इक्वल्स टू, एक तरीका तो होता है ना प्रॉम्प्ट यूजर से वैल्यू ले, एक तरीका ये कि आप यहीं पे वैल्यू दे सकते हैं 84। तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू जब भी आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं किसी वेरिएबल में। वैल्यू असाइन करने का मतलब है वैल्यू रख रहा हूं उठा के। तो इसका मतलब है कि अब ये 84 किस में जाएगा? नम में। तो इसका मतलब है 84 यहां जाएगा। अब जब अलर्ट नम आएगा तो नम को ढूंढेगा पूरी ब्लॉक्स में, कहीं है जी है, अंदर क्या पड़ा हुआ 84 जी, 84 मुझे दे देगा। लेट्स गो अहेड, मैं इस नम को वैल्यू असाइन कर देता हूं कुछ भी, और अब मैं ओके करता हूं तो अब मुझे अनडिफाइंड नहीं देगा बल्कि 84 ही देगा। तो आज अभी की क्लास में मैंने सिर्फ ये बताई है तीन बिल्ट इन फंक्शंस में, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, इन तीनों का एक नुकसान है। इनका नुकसान ये है कि ये हमारे पेज को ब्लॉक कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये रिफ्रेश करता हूँ और अलर्ट बॉक्स आ जाता है, तो अब मैं बाकी इस पेज पे कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इससे जान नहीं छुड़ाऊंगा। और ऊपर देखें ये अभी तक प्रोसेसिंग चल रहा है, इसका मतलब है हमारे पेज की एग्जीक्यूशन कंप्लीट ये तीनों के केस में ही होता है। तो ये तो नुकसान है। ये तो अक्सर आपने वेबसाइट देखी होगी जिसमें वार्निंग या इन्फॉर्मेशन कहीं टॉप राइट पे लेफ्ट पे एक पट्टी या स्ट्रिप की फॉर्म में पड़ी रहती है, लेकिन हमारी बाकी वेबसाइट सारी क्या होती है? चलती रहती है। कोई ऑफर चलती है, कोई बाकी वेबसाइट डिस्टर्ब नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, अली एक्सप्रेस आपने सबने वेबसाइट देखी होगी, विजिट भी की होगी, कुछ खरीदा बेचा भी होगा यहाँ पे। तो जैसे देखिएगा अभी यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन आ गई, अलाउ या डोंट अलाउ, लेकिन बाकी सारी वेबसाइट यूज हो रही है। इसको अलाउ करो या डोंट, वो हट गई है, लेकिन बाकी वेबसाइट को, लेकिन हमारे केस में तो ये कुछ भी नहीं हो रहा भाई। जो ही अलर्ट बॉक्स आया बाकी सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ये तीनों के तीनों ब्लॉकिंग फंक्शंस है। ब्लॉकिंग का मतलब ये कि हमारे पेज की एग्जीक्यूशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो मुझे किसी तरह से कोई हल, अच्छा हल ढूंढना है, ये कोई अच्छा हल नहीं है। तो अभी मुझे टेस्टिंग ही करनी है ना कि क्या कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो मुझे एक चीज और है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कंसोल। जब भी मैं जावास्क्रिप्ट में कंसोल लिखूं ना, कंसोल, तो इसका मतलब ये होता है, ये वाला कंसोल। और अगर मैं कोई चीज यहां डिस्प्ले करना चाहूं टेस्टिंग पर्पस के लिए, यहां पे, तो मैं लिखूंगा डॉट लॉग, और फिर मैं यहां जाऊंगा
ठीक है, हेलो लिखा और इसने कोई पेज से ब्लॉक नहीं किया, बाकी सब कुछ एज इट इज चल रहा है। तो इसका मतलब है हम अलर्ट के बजाय ज्यादातर क्या लिखेंगे, इसी तरह अलर्ट की सूरत में जब मैं यहां लिखूंगा नम, तो अगेन डबल कोट या सिंगल कोट में कुछ लिखूं ना तो उसे परेशानी की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज उठा के लिख देता है। लेकिन जब कोई वेरिएबल लिखूं बगैर कोट्स के, जब कोई चीज लिखूंगा तो वो उसे क्या समझेगा, वेरिएबल समझेगा, और उस वेरिएबल को देख के कहां जाएगा उसे ढूंढने, मेमोरी में जाएगा। अगर उसे मिला तो वो लाके डिस्प्ले कर देगा, ना मिला तो क्या देगा, अनडिफाइंड या एरर। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, इट हैज गिवन मी 84 और वो बाकी सारा कुछ चल रहा है। समझ आई बात? तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं की प्रॉपरली, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें हैं ना, उसकी बुनियादें हैं वो रख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो वेरिएबल क्या होता है, जब भी मैं पूछूं तो आप कहेंगे कि वेरिएबल एक काइंड ऑफ डेटा कंटेनर है। वेरिएबल यानी मेमोरी में एक जगह है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, डेटा को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल की डेफिनेशन ये है, इट्स अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट वी यूज टू स्टोर सम डेटा। और कैसे डेटा स्टोर करते हैं, सिंपली लेट के साथ वेरिएबल का नाम लिखें और इक्वल टू के साथ उसे कोई भी वैल्यू दे दें। और अगर उसे फिर डिस्प्ले कराना है तो या तो अलर्ट के साथ डिस्प्ले करा दें या कंसोल डॉट लॉग के साथ डिस्प्ले करवा दें। यहां तक कोई मसला तो नहीं है ना? ये बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं, जिसको कुछ भी नहीं पता ना उसको भी ये समझ आ जानी चाहिए। अब मैं यहां पे करता हूं लेट नम। तो ये याद रखिएगा कि ये जो वेरिएबल है ये क्या है, मेमोरी में एक ब्लॉक का नाम है ना। तो अगर रियल टाइम इस बिल्डिंग में दो रूम्स के सेम नंबर हो जाएं तो क्या होगा? नहीं, रियल टाइम में कन्फ्लिक्ट होगा ना। किसी बंदे को उस कमरे में जाना, बाय रिसेप्शन में कोई बंदा आया, जी आपकी क्लास है, वो कहे जी किस क्लास है, तो कौन से रूम में है, तो रिसेप्शन वाले बताएं जी रूम नंबर 10 में है। तो वो बंदा अंदर आए तो रूम नंबर 10, दो दो रूम्स के नंबर 10 हो तो वो किधर जाएगा? कंफ्यूजन। वो देखेगा यार ये तो इधर भी रूम नंबर 10 है, उधर भी रूम नंबर 10 है, अगर तीन हो जाए तो उधर भी रूम। इसलिए मेमोरी में जो ब्लॉक्स के नेम्स हैं वो दो ब्लॉक्स के सेम नाम नहीं हो सकते। अगर होंगे तो फिर कंफ्यूजन होगी। दैट्स वाई ये देख रहे हैं रेड लाइन नीचे एरर दे रहा है कि यार नम ऊपर भी अवेलेबल है तो आप इसका नाम चेंज कर लो, तो मैं इसे नम 1 कह देता हूं। तो इसका मतलब है अब मेमोरी में दो ब्लॉक्स हैं, एक का नाम क्या रखा हुआ है और उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, दूसरे का नाम क्या रखा हुआ है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो मैं कहता हूं यार कि भाई पहले जाओ मेमोरी में जाके नम ढूंढो, फिर जाओ जाके क्या ढूंढो, दोनों को क्या कर दो। आगे समझ बात? अच्छा, जावास्क्रिप्ट का ताल्लुक अभी यूआई से कुछ नहीं हुआ, हम यूआई से बनाएंगे, लेकिन अभी तक मैं सिर्फ आपको इसकी तैयारी करवा रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन आपको कैसे चीजों को देखना है। तो इसका मतलब है कंसोल लॉग में या अलर्ट में भी यही होता है, दो ऐड हो जाते हैं नंबर्स। ठीक होगी बात? यहां तक क्लियर है ना भाई? तो मेरे ख्याल में आज इसे यहीं तक रखते हैं, बिल्कुल एब्सोल्यूट इंट्रोडक्शन। कल हम इसको आगे लेके चलेंगे। और आप पहुंच चुके हैं ये डिजाइन में मेरे साथ।